वॉरेन बफेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेमस है उनके वेल्थ और इन्वेस्टमेंट स्किल की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे कमाए कैसे, जबकि वॉरेन बफेट तो इतने अमीर घर से भी नहीं थे। कैसे वॉरेन बफेट के पास एक बिजनेस करने की इच्छा थी जिसकी मदद से उन्होंने अपना फर्स्ट इनकम कमाया एक बहुत छोटी सी एज में, और कैसे एक समय पे वो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा आज के टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आता है। वॉरेन बफेट की पूरी जर्नी कि उन्होंने कैसे पैसे कमाए वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्टिंग में उनके बचपन में वॉरेन बफेट ने कई सारे स्मॉल बिजनेसेस किए, जैसे कि वॉरेन बफेट बचपन में कोका कोला की बॉटल्स, च्युइंग गम, कैंडीज एक्सेट्रा सेल किया करते थे। वॉरेन बफेट न्यूज़पेपर्स भी सेल किया करते थे। ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस करके वॉरेन बफेट पैसा कमाया करते थे अपने बचपन में। एक बार वॉरेन बफेट ने अपने सिटी के हर एक नाई के यहाँ पे एक पिनबॉल गेम की मशीन रख दी, जिससे जो भी लोग वहाँ पे अपने बाल काटने आते थे वो गेम खेलकर टाइम पास कर सके। इस बिजनेस से भी वॉरेन बफेट ने बहुत सारा पैसा कमाया। बाद में वॉरेन बफेट ने इस बिजनेस को $1200 में सेल किया। ऐसे ही बचपन में वॉरेन बफेट ने कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस किए। इन बिजनेस से कमाए हुए पैसों को वॉरेन बफेट सेव और इन्वेस्ट किया करते थे, और ये सब चीज़ वो करते थे जब वो स्कूल में थे। जब वो 14 साल के थे तो उन्होंने अपने सेविंग से 40 एकड़ की जमीन खरीदी। एक 14 साल के बच्चे ने 40 एकड़ की जमीन खरीदी, और ये भी उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस जमीन को फार्मर्स को रेंट आउट करके वहां से भी इनकम जनरेट किया करते थे। बिजनेस के अलावा वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहली बार सिटी सर्विसेज नाम की इस कंपनी में शेयर्स भी खरीदे थे, जिसके बाद 11 साल से लेके 17 साल तक उन्होंने कई सारे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। 17 साल की एज में उन्होंने वॉर्टन बिजनेस स्कूल में एनरोल किया। यहाँ पे उन्हें डेविड डॉड एंड बेंजामिन ग्राम जैसे इन्वेस्टर्स के बारे में सीखने को मिला। जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने बेंजामिन ग्राम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक पढ़ी थी। ये बुक को पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स को ऑब्जर्व करना एंड स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चीज़ प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि बेंजामिन ग्राम ने इसी बुक में उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताया था, और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी, जिसके बाद से वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेंजामिन ग्राम उन दिनों कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे, तो इसलिए वॉरेन बफेट ने 19 साल की एज में कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एंटर किया, जहाँ पे बेंजामिन ग्राम वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाया करते थे। कोलंबिया बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उनके पास अराउंड $19,000 थे। वॉरेन बफेट ने 1951 से 1954 तक एज एन इन्वेस्टमेंट सेल्समैन काम किया। 1954 में उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राम की कंपनी में एज एन सिक्योरिटी एनालिस्ट ज्वाइन किया, जहाँ पे उनका काम था सिगार बट कंपनीज को ढूंढना। Labeled the cigar butt approach to investing, which is where you try and find a really kind of pathetic company, but it sells so cheap that you think there's one good free puff left in it. And we used to pick up a lot of soggy cigar butts. You know, I mean, I had a portfolio full of them, and there were free puffs in them. I mean, I made money out of that, but A, it doesn't work with big money anyway, and B, we don't find many cigar butts around that we would be attracted to. वॉरेन बफेट ऐसे कंपनीज को ढूंढा करते थे जहाँ पे वो ये सिगार बट स्ट्रेटेजी यूज कर सके। सिगार बट स्ट्रेटेजी में वॉरेन बफेट क्या किया करते थे कि वो ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते थे जो कि फॉलिंग स्टेज में हो या ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू उनके टोटल एसेट्स के प्राइस से लेस होते थे। तो बेंजामिन ग्राम ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स बाय करते थे और उन कंपनीज में कंट्रोलिंग पोजीशन ले लेते थे, एंड उस कंपनीज के एसेट्स को लिक्विडेट करके वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते थे। अब बेंजामिन ग्राम के पार्टनरशिप फर्म में काम करते करते वॉरेन बफेट ने अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। 1956 में बेंजामिन ग्राम ने अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया, जिसके बाद वॉरेन बफेट ओमाहा शिफ्ट हो गए। 1956 में न्यूयॉर्क से ओमाहा आने पर वॉरेन बफेट के पास अराउंड $174,000 की सेविंग्स थी। ओमाहा आने के बाद वॉरेन बफेट ने अपने खुद की पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की। वॉरेन बफेट ने अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था। Months after I came back, some members of the family said, "What should we do with our money?" And I said, "Well, I'm not going back in the business of selling stocks, but if you would like to join me in a partnership," I said, "I'll be glad to do it." So within a couple of months after coming back, I set up the first partnership. 1956 से लेकर 1964 तक वॉरेन बफेट ने कई सारे सिगार बट कंपनीज में इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स कमाए थे, और 1962 तक वॉरेन बफेट एक मिलियनर भी बन गए थे। 1963 से वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने का डिसाइड किया, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने डेम्पसर मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बाय किया था, इस इरादे से कि वो इस लॉस मेकिंग कंपनी के एसेट्स को सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन लेटर वॉरेन बफेट ने ये रियलाइज किया कि इस कंपनी के ऊपर तो बहुत डेट है,
अब जहाँ डेट होता है वहाँ पे बैंक्स तो इन्वॉल्व होते ही है। एंड यहीं पर वॉरेन बफेट को पता चला कि बैंक्स उनकी इस कंपनी को कभी भी सीज कर सकते थे अगर लोन रीपे नहीं किया तो, जिस वजह से वॉरेन बफेट को काफी लॉस हो सकता था। एंड इसी लॉस को अवॉइड करने के लिए वॉरेन बफेट ने कंपनी के हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को फायर किया, कंपनी के 5 ब्रांचेस को बंद किया एंड कंपनी के सारे एसेट्स को सेल करके बैंक का लोन क्लियर किया। ये चीज करके वॉरेन बफेट ने इस कंपनी को फाइनली थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल स्टेज में लाया था, जिसके बाद वॉरेन बफेट डेम्पस्टर मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेल करने के लिए निकले थे। लेकिन ये चीज करने की वजह से बी ट्राइस इस एरिया के थाउजेंड्स ऑफ लोग जो कि इस डेम्पस्टर मिल में काम करते थे, उन्होंने वॉरेन बफेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया एंड कुछ दिन में ये प्रोटेस्ट बहुत फैल गए, जिसके बाद बी ट्राइस के थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपने सेविंग से फंड रेज करके वॉरेन बफेट से डेम्पस्टर मिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को $3 मिलियन में खरीद लिया। इस इंसिडेंट की वजह से वॉरेन बफेट ने $2 मिलियन का प्रॉफिट किया, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वॉरेन बफेट का रेपुटेशन बहुत डैमेज हो गया था। एंड इसी चीज को ठीक करने के लिए वॉरेन बफेट ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज करने का डिसाइड किया। वॉरेन बफेट ने ये सिगार बट स्ट्रैटेजी जैसे शॉर्ट टर्म एंड नॉट सो गुड स्ट्रैटेजी का यूज छोड़कर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का यूज करने का डिसाइड किया, जहाँ पे वो अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रखने वाली कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग्स बाय करते थे। यानी वो ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसेस को बाय करते थे उस टाइम पे जब शेयर के प्राइसेस बहुत कम होते थे। एंड जब कभी भी शेयर के प्राइस गिरते थे तो वॉरेन बफेट ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को और तेजी से बाय कर लेते थे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। 1962 में वॉरेन बफेट को बर्कशायर हाथवे ये कंपनी मिली। बर्कशायर हाथवे उस टाइम एक लॉस मेकिंग टेक्सटाइल मिल थी जो कि अपने मिल्स को सेल करके अपने कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर रही थी। इसलिए 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया इन होप्स कि उसके शेयर्स भी एक दिन अच्छे प्रॉफिट्स में बायबैक हो। 1964 में बर्कशायर हाथवे के सीईओ ने वॉरेन बफेट के शेयर्स को $11.50 में बायबैक करने का प्राइस कोट किया, लेकिन जब एक्चुअल बायबैक का वक्त आया तब कंपनी के सीईओ ने बायबैक प्राइस को 11.37 सेंट्स कर दिया, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट को बहुत गुस्सा आया एंड गुस्से में उन्होंने बर्कशायर हाथवे के और कई सारे शेयर्स बाय करना स्टार्ट किया एंड बर्कशायर हाथवे में कंट्रोलिंग स्टेक्स लेके कंपनी के पुराने सीईओ को ही फायर कर दिया। अब बर्कशायर हाथवे एक लॉस मेकिंग टेक्सटाइल कंपनी थी एंड बर्कशायर हाथवे को बाय करने के बाद वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे के बिजनेस मॉडल को ही चेंज करने का डिसाइड किया। उन्होंने पहले तो कंपनी के सारे टेक्सटाइल मिल्स को सेल कर दिया, जिससे कि उनको बहुत सारा कैश मिला और इस एक्स्ट्रा कैश को वॉरेन बफेट ने यूज किया बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनीज को बाय करने के लिए। अब वॉरेन बफेट ने इंश्योरेंस कंपनीज को बाय किया क्योंकि उस टाइम पे उनका ये मानना था कि इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो और उसके बदले में आपको बहुत सारा कैश फ्लो मिलता है एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम। वॉरेन बफेट ने गेक्को एंड ऐसे ही कई इंश्योरेंस कंपनीज को धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट किया और इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज से वॉरेन बफेट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैश मिलता था इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में। अब वॉरेन बफेट क्या किया करते थे कि वो इंश्योरेंस मनी का 90% फिर से इन्वेस्ट किया करते थे दूसरे कंपनीज में लार्ज स्टेक्स बाय करने के लिए या दूसरे बिजनेसेस को एक्वायर करने के लिए, और बाकी का वो रखते थे एज एन रिजर्व क्लेम के लिए कि इनकेस किसी ने इंश्योरेंस पे क्लेम मांगा तो। ऐसे करते करते वॉरेन बफेट ने कई सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उन्होंने कोका कोला, गेक्को, जनरल मोटर्स, डिज्नी, जिलेट, ड्यूरासेल, एप्पल एक्सेट्रा जैसी कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया। एंड इसके अलावा भी वॉरेन बफेट ने कई सारे कंपनीज के स्टेक्स लेके रखे हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। एग्जाम्पल, कोका कोला के सीईओ साल में $16 मिलियन कमाते हैं फ्रॉम सैलरी, बट वॉरेन बफेट कोका कोला से $547 मिलियन कमाते हैं जस्ट फ्रॉम डिविडेंड। एंड ऐसे ही कई कंपनी से वॉरेन बफेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं एज डिविडेंड। इसके अलावा वॉरेन बफेट ने अपने कंपनी में 30 सालों में आज तक एक भी बार डिविडेंड नहीं दिया और ना ही आज तक कभी भी स्टॉक स्प्लिट किया है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे वॉरेन बफेट की कंपनी का एक शेयर का प्राइस ही 3 करोड़ रुपए है। वॉरेन बफेट का कहना है कि उनका गोल है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना। 30 साल पहले जब उनके शेयर का प्राइस $10-20 था, उस समय से लेके आज जब उनके शेयर का प्राइस $400,000 से भी ज्यादा है। तो इसी तरह से वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 1990 आते तक जब वो 60 साल के थे तब तक $1 बिलियन के ऊपर चली गई थी, जो कि आज के टाइम पे अराउंड $108 बिलियन है। तो ये था कि वॉरेन बफेट की जर्नी शॉर्ट में कि कैसे उन्होंने पैसे कमाए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।